अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है मगर बातचीत का आगाज़ नहीं करती। वज़ीर आज़म मुल्क की खातिर सभी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के दावे करते हैं मगर अमल नहीं करते। अपोजिशन हुकूमत को मैंडेट चोर कहती है मगर उसके खिलाफ तहरीक चलाने की हिम्मत नहीं रखती। कोई माफ़ी मांगने का मुतालबा करता है तो कोई माफ़ी आम का तकाजा करता है। कमेटियाँ बनाई जाती हैं, इत्तेहाद कायम किए जाते हैं मगर बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं होती। यहाँ तक कि अब सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने की बातें भी सुनाई देने लगी हैं। नून लीग हुकूमत लेकर जहाँ अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से निमटने के लिए हिकमत अमली बना रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए गए तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद करने की कोशिशों में भी लगी हुई है। नून लीग अगर पीपल्स पार्टी से किए मुआहिदे पर अमल नहीं करती तो हुकूमत ऐसे हाथों से निकलती महसूस होती है जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में का जो मेन फोकस है वो पंजाब है, मगर पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा बकदरे जुस्सा लिए बगैर नहीं रह सकती। यानी मौलाना फजलुर रहमान जैसे नून लीग के दरीना साथी की तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीटीआई की तरफ झुकाव कर लेती है तो नून लीग हुकूमत के लिए सरप्राइज़ आ सकता है, क्योंकि बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी वजूद की हकीकत तो अब राना सनाउल्लाह भी तस्लीम कर चुके हैं और MQM पाकिस्तान के रहनुमा और हुकूमती इत्तेहादी खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का डोमिसाइल इतना भी कमज़ोर नहीं कि वो जेल से बाहर ना आ सके। इस तरह तो महसूस होता है कि सबसे कमज़ोर विकेट लीगी हुकूमत की है। तो शहबाज शरीफ हुकूमत को ऐसा क्या करना होगा कि उनकी हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी कर ले और ये जो आपसी जंग है इसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाए। हमने दावत दी है अपने पैनल को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब, इनके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि बातचीत आप लोग भी करना चाहते हैं और बातचीत के लिए कहीं ना कहीं हुकूमत को भी ये समझ आ गई है कि बातचीत किए बगैर अब रास्ता नहीं निकल सकता। तो ये जो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, पोजीशन स्टक हैं आप दोनों की, इसकी आखिर वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आज शेख रशीद साहब भी दी है और उन्होंने इमरान खान के दौर में भी वो बताया है कि एक जगह से निकल रहे थे तो मोहसिन नकवी, किसी को पता ही नहीं था कि मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला बनना है, फिर मोहसिन नकवी ने कहाँ तक आना है। तो ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से एक तो बहुत बड़ी ये शहादत आज आ गई है। वैसे तो बहुत शहादतें बहुत सारी सामने हैं। एक बात ज़रा समझने का बात बड़ी वाज़ेह है कि मिसाल के तौर पर ये कहते रहे कि हमने बातचीत करनी है। बातचीत ये क्या कहते रहे आप बातचीत से सिर्फ रिटोरिक्स थे। अगर बातचीत करनी होती तो हमेशा पहल हुकूमत वक्त को करनी होती है। जैसे मैं तो 5 जून 2023 से लंदन में था, मैं तो कह रहा था पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं यही सवाल इरशाद आरिफ साहब आपसे भी करना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लमेटिक इतना ज़्यादा क्यों हो गया? सीधी बात है, आप दावत दें, बात कर रहे हैं और टेबल पे बैठ जाएं। दरअसल मौजूदा हुकूमत का 2 अलमिये हैं। नंबर 1 तो ये है कि इनके पास फैसला साजी की अहलियत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है और इख्तियार भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये बैसाखियों पर आए हैं और जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसके बारे में भी ये बात ज़ुबान ज़दे आम है। ख़ुद इनके अपने MNAs मानते हैं, MPAs मानते हैं कि वो किस तरह से कामयाब हुए हैं और किस तरह हुकूमत बनाई है। हुकूमत जेन्युइन भी अगर इस मैंडेट को मान लिया जाए तो वो हुकूमत बन नहीं सकती थी, क्योंकि अक्सरियती पार्टी तो कोई और थी और अवाम ने जो मैंडेट किसी और पार्टी को दिया था। एक तो ये प्रॉब्लम है उसका। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मान लें, अगले का मैंडेट मान लें और मेज़ पर बैठ जाएं, तो उसके बाद इनको खौफ ये है कि अगर बानी PTI बाहर आ जाते हैं और एक फ्री जो है मिल जाती है, फ्री हैंड मिल जाता है PTI को, तो उनके पास जो मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद है कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है कि वो मैदान में अवाम में जाके मुकाबला कर सकें। उन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है कि अगर मेज़ तब्दील होती है, वो दूसरी साइड पे आते हैं तो सीधा वो जेलों में चले जाएंगे। ये ऐसा खौफ है जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात
पर आना नहीं चाहते, और मुज़ाकरात के लिए अगर वो आएंगे तो उस दिन आएंगे जब उनको ये यकीन दहानी करा दी जाएगी कि आपके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं है। बानी पीटीआई अगर बाहर आएंगे तो वो इस शर्त पर बाहर आएंगे कि मौजूदा हुकूमत को वो मुद्दत पूरी करने देंगे जो भी सूरत हाल हो। जाहिर बात है कि ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल बात नहीं होगी, तो इस वजह से मुज़ाकरात की तरफ वो मामला बढ़ नहीं रहा। लेकिन इसमें जो मसला है वो ये है कि हुकूमत चल नहीं पा रही और मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी भी है, मुआशी भी है, और लेजिटिमेसी जो है वो उस पर क्वेश्चन अंदरूनी मुल्क भी है, बैरूनी मुल्क भी है। तो इस वजह से हम आप तो ज़रूरत महसूस करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हम हुकूमत से भी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई से भी कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन जब पीटीआई वाले हमसे ये पूछते हैं कि मुज़ाकरात के लिए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग किसने करनी है और मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अज़हर सिद्दीक़ साहब की बात ठीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जब भी होते हैं हालात साजगार हुकूमत करने होते हैं, आगाज़ भी हुकूमत ने करना होता है, क्योंकि मुल्क के अंदर बेचैनी का खात्मा, इसराफ का खात्मा, अदम इस्तेहकाम का खात्मा हुकूमत की ज़रूरत है, अपोजिशन से ज़्यादा मुल्क की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है और हुकूमत की भी। लेकिन यहाँ पे इरशाद अली साहब, कदा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक ये भी फैक्टर है ना, हुकूमत ने आगाज़ करना होता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ऑन टेलीविज़न स्क्रीन ही आकर कहे कि जी हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हमने तो बात करनी है जी DG ISI से, हमने बात करनी है आर्मी चीफ से, वो अपना इंटरेस्ट पहले, और ये सिर्फ वही मैं सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं कर रही हूँ, शहरी आला अफरीदी की, मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रही हूँ। मैं अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग चीन जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने काविशें की, कोशिशें की, फिर बजट भी पेश कर लिया आपने, माशाल्लाह से बड़ा खौफनाक आवाम के लिए बजट पेश हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आपको मिल मिला के बैठने की, बिठाने की ज़रूरत है। अली गौहर बलोच साहब, तो आप लोग क्यों इतनी लेट कर रहे हैं पीटीआई के साथ बात करने में? देखिए, बात ये है कि हुकूमत के तो हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो बात करना चाहते हैं वो तो कहते हैं कि हमने बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, और जाहिर है कि उनका एजेंडा भी नहीं पता कि वो किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। अगर तो उनके इरादे ये हैं कि वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर कोई रिलीफ चाहते हैं, उस पर कोई NRO चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरफ से कोई उनको इस किस्म की तवक्को रखनी चाहिए या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसको छोड़ दें। वो मामला तो अदालत ने तय करने और कानून और आइन के मुताबिक तय होने। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि मतलब है वो आपने देखा कि इससे पहले भी जब धरने दिए गए थे उस वक्त भी एक अंपायर की उंगली की बात होती थी, फिर उससे पहले कितने और लोगों के भी नाम आते हैं काफ़ी जिन्होंने इस गुब्बारे में हवा भरी थी, और उसके बाद मुल्क का ये हालात हुए कि 9 मई के वाक़यात हुए, पूरे मुल्क में आग लगा दी गई, शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, और हत्ता कि एक अफसोसनाक वाक़या जो मैं सारे चीज़ में बड़ा पिंच करता है पाकिस्तान की अवाम को और बड़ा तकलीफ दे है, पेशावर का जो अली गौहर बलोच साहब आगे बढ़े इन चीजों से, उसको भी आग लगाएगी। अली गौहर बलोच साहब, खुदा का वास्ता आगे बढ़े। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की थी कुछ दिन पहले, अगर ये लोग हमारे साथ बात करना चाहते हैं इसके अलावा किसी भी इशू के ऊपर, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की थी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है बात करने का, लेकिन बात कानून और आइन की हदूद के अंदर होनी चाहिए। वो मुतालबात ना हो कि जो हम इनके कबूल न कर सकें। अगर ये कहें कि जनाब बात इस शर्त पे होगी कि पहले हुकूमत खत्म कर दी जाए, तो फिर तो ये बात नहीं करना चाहते ना। चले मुझे अली गौहर बलोच साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, एक कांस्टेंट फैक्टर है और वो चेंज हो सकता, वो वेरिएबल वहीं पर रहेगा। और ज़ाहिर जिसने भी बात करनी है, आप लोगों ने भी इवन जो गारंटी वाली बात राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो में कही थी, तो गारंटी आपने कहीं ना कहीं से ली थी, तो वो कहीं ना कहीं जाके वहीं से मिलता है ना कि आप लोग आए हैं और सारा कुछ हुआ है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब से मैं इसका जवाब जानना चाहूँगी कि वो क्या सोच रहे हैं अपने एंड से। एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आज़ा सिद्दीक साहब, गालिबन अली गौहर बलोच साहब उस बयान की बात कर रहे थे राना साहब के, जिसपे उन्होंने कहा था कि आप हमें सिर्फ इशारा करें, हम खुद अप्रोच कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने कोई इशारा किया वैसे आपको या आपने किया? अच्छा कर लेते हैं, गालिब दिल नहीं, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है या ख्वाब अच्छा है। देखिए तारीख भरी पड़ी है बेवकूफ़ बनाने की, झूठ बोलने की। आज तो शेख रशीद साहब ने वो सारी कहानी भी बता दी आपने, और वो मुझे इस बात का पता है। और कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराना था तो उस वक्त मोहसिन नकवी और जे साले की जगह से निकल रहे थे। अभी मोहसिन नकवी का किसी को पता नहीं था, लेकिन हमें तो पता था कि आसिफ अली जरदारी के साथ अपना बच्चा, अपना बेटे की तरह से उनका क्या काम था। एक टीवी चैनल के मालिक वो बैठे ऐसी सियासी मीटिंगों में क्या कर रहे थे, और वो बैठ के आज भी रिकॉर्ड में याद रखिएगा लंदन में वो क्या करते थे, क्या होता था सारा कुछ। अब वो सारी चीजें खुल के सामने और नजर आ गया है। यानी ये देखिए, शहबाज शरीफ तो बेचारा एक वैसे ही एक मुलाजिम की हैसियत से प्रॉक्सी के तौर पर बैठा है। असल तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी हैं, या औरंगजेब साहब हैं, या हमारे काकड़ साहब हैं, या सरफराज भुगती साहब है। आपने देखा नहीं कि हम अमेरिका से डिप्लोमेसी करने के लिए हमने मैच हारा, हम भारत से भी हारे, हम वर्ल्ड कप, यानी इतनी अहम पोजीशन पे एक टीवी चैनल का मालिक लग गया। क्या ऐसी खास क्या चीज है उसके पास, क्या गिदड़ सिंह है, क्या उसके पास कोई सियासी बलबलूगत है, कोई सियासी तजर्बा है कि वो बैठ के यहाँ बैठा है। ये समझना है इस बात को, तो इनके हाथ में तो है ही कुछ नहीं। अगर होता तो हमेशा याद रखिएगा, पहला काम था हुकूमत का। हुकूमत आगे बढ़ती है, हुकूमत कैसे आगे बढ़ रही है? तो अपना प्रोसिक्यूटर बदल दो, प्रोसिक्यूटर लगा दो, नए पर्चे दर्ज कर दो, सोशल मीडिया पे उठा लो। सिद्दीक साहब, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लूँ, ठीक है? वो आपकी भी पैका ऑर्डिनेंस आया था, वो भी गलत था। ये हत्या के इज्जत की हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। इसको साइड पे रखते हुए जितनी भी आपने बातें की हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग भी इस तरह के गैर जमहूरी बयान देंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आएंगे कि हम तो जी बात ही ISI से करना चाहते हैं, हम तो बात ही आर्मी चीफ से करना चाहते हैं, और वो आपसे बात करने का कह भी नहीं रहे, वो इशारा भी नहीं कर रहे, तो आपके पास एक बड़ी आसान ऑप्शन है कि जो भी जमहूरी कुव्वतें बैठी हुई हैं, आप फॉर्म 47 की हुकूमत मानते हैं वही मान लें। लेकिन आप आपस में जब तक बात नहीं करेंगे तो फिर किसी को मैसेज कैसे जाएगा कि आप लोग एक मजबूत मतलब जमहूरियत को बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं? मतलब आप लोग सिरे से ही बात गैर जमहूरी कुव्वतों से करना चाहते हैं? नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। किन से बात कर रही हैं? ये तो कहते हैं नॉर्मली वाले से बात नहीं करनी। आप नहीं, छोड़ दें इनको छोड़ दें। आप मुझे बताएं आपने किन से बात करनी है? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, इस काम के लिए आपके सामने है एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान। पहले समझिएगा, ये जो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में लेकर चल रही हैं, उनके हाथ में बैत की हुई है, और ये सारी वसायत इनकी। अगर ये इन्होंने बात करनी होती तो ये रोकते। चले पिछले जो काम होने थे वो तो हो गए, आगे तो रोकते, इन्होंने तो रोका नहीं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान के साथ जाती है। और ये भी याद रखिएगा तारीखी तौर पर, इमरान खान वाहिद लीडर है जो अपने इसी फसायत के दौर में सजाएं भी भुगत रहे, अपीलें भी इसी दौर में। तारीखी तौर पर बता दें, आसिफ अली जरदारी वगैरह सबके खिलाफ जब इनकी अपनी हुकूमतें आई तब जाकर ये बरी हुए। नवाज शरीफ का मिसाल भी आपके सामने मौजूद है कि उन्होंने पूरे एजेंडे के साथ चले। तो बात जो कहने के लिए बात है कि हुकूमत वक्त को ये रोक नहीं सकते। कितने लोग अगवा हुए हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पे कितना एक्शन हो रहा है। इमरान रियाज की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। ये हुकूमत कर रही है ना, ये मैं और आप नहीं कर रहे। मैं ऐसी बात जो बताना चाह रहा हूं कि ये खुदारा आप ये रुकेंगे। और हमने मैंडेट जो इस बात को बातबाजी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, अचकज़ई साहब इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनका मैंडेट अपनी जगह मौजूद है। वो बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जब वो हमें कहेंगे कि जनाब ये एजेंडा तय हो गया है, ये एस्टैब्लिशमेंट का बाजू छोड़ दिया इन्होंने पल्ला छोड़ दिया है, और ये कहती है कि जनाब आपने अचकज़ई साहब पर यानी मुझे जो समझ आई है वो एतमाद किया है कि वो बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, आप मुझे बताएं कि आपने दोनों साइड्स की स्टोरी सुन ली है, दोनों हमारे लिए मोतबर हैं। और बाय द वे, जिस लंदन प्लान की शेख रशीद साहब का हवाला दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि ताहिरुल कादरी साहब ने भी मिलके इमरान खान साहब ने उनके साथ एक लंदन प्लान बनाया था। ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, ये दोनों साइड्स को बैलेंस आउट कौन करेगा, कैसे करेगा? देखिए, ये जो बात की जाती है ना कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है बात नहीं करेंगे, ये माजी में ये कोई नई बात नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, जब दो फरीक आमने सामने खड़े होते हैं, मद्दे मुकाबले होते हैं, तो अपनी सख्त शराइत पेश करते हैं
लेकिन हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुज़ाकरात के लिए पहल करती है। दूसरा फरीक ये नहीं कभी चाहेगा कि अवाम के सामने उसका ये इमेज बने कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, वो इफ़ाम तफ़हीम नहीं चाहता, वो सियासी क़ुव्वतों के साथ मिल के नहीं चाहता है, क्योंकि असल फ़ैसला अवाम ने करना होता है, वोटर ने करना होता है, सपोर्टर ने करना होता है। अगर हुकूमत, मैं एक मिसाल दूंगा, भुट्टो साहब के बारे में अपोजिशन ये कहती थी कि ये पाकिस्तान तोड़ने के अमल में याह्या खान के साथी थे। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था उन पर, और वो उनको मैंडेट नहीं मिला था, मैंडेट मुजीबुर रहमान को मिला था। लेकिन जब मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आई तो वही अपोजिशन जिसने भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया हुआ था, 70 के इलेक्शन में भी मैंडेट ना मानने का इल्ज़ाम था और 77 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम था, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गई। लेकिन उसके लिए पहल भुट्टो साहब ने की थी, अपोजिशन ने नहीं की थी। उसने सऊदी अरब को दरमियान में डाला था। रियाजुल खतीब उस वक्त सऊदी अरब के सफ़ीर थे, उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब को, मौलाना शाह मनूरानी साहब को, असल खान साहब को, जनाब शेरबाज खान मज़ारी को कायल किया था कि आप दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए। आज भी हुकूमत अगर चाहती है, उसके लिए तो बड़ा आसान है कि अचकज़ई साहब जो हैं वो इस वक्त इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, और वो कल तक इत्तेहादी थे जनाब नवाज शरीफ साहब के। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं आज वो नवाज शरीफ साहब से या हुकूमत से अलग हैं, लेकिन कल तक वो इनके इत्तेहादी थे। वो इन दोनों को दरमियान में डाले, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, और जो मिनिमम जो CBM होगा, जो एतमाद की बहाली का अमल होगा, वो ये होगा कि जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। अब ये बहस छेड़ देना कि वो कहें कि जी आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है हुकूमत में आने का, और आप कहें नहीं जी आप तो फलां मुकदमे में मुलव्वस हैं, वो तो अदालतें हमें पता है कि अदालतें कैसे फैसले करती हैं। अदालतें जब फैसले करती हैं तो मियाँ साहब जो है वो अदालत में पेश हुए बगैर उनको जमानत भी मिल जाती है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स को लंदन में बैठा हुआ है और यहाँ उसको जमानत मिल गया है? ये जमानतें मिल जाती हैं, ये होता है, हमेशा हमारे यहाँ होता है। ये सियासी फैसले होते हैं, सियासी मुकदमे होते हैं, सियासी फैसले होते हैं, लेकिन क्या सीरियस एफर्ट हो रही है? ये बुनियादी सवाल है। जिस दिन सीरियस एफर्ट होगी तो दोनों फरीक आ जाएंगे, और उसके बाद ये दोनों के मफाद में है, इस वक्त दोनों के मफाद में है कि ये मिल बैठें, ये जो मिनिमम एजेंडा है उस पर मुत्तफिक हों, मुल्क को आगे लेके जाएं और जमहूरियत को मजबूत करें। वरना एक वक्त आएगा ना हुकूमत के हाथ में कुछ रहेगा ना अपोजिशन के हाथ में होगा। अच्छा, वैसे ये मुझे वैसे सीरियसली पूछना है कि अभी हुकूमत के हाथ में वैसे कुछ है भी या नहीं है? क्योंकि अली गौहर बलोच साहब, आप एक तरफ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो जो ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, और दूसरी तरफ आपके अपने इत्तेहादी आपको इतने नखरे दिखा रहे हैं, इतनी मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं पहले दिन से आज की तारीख तक। मतलब हम ये रीसेंट बजट का वाक़या डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग उनको मनाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मनाएं, ये समझ नहीं आ रही है। गौहर बलोच साहब, मुझे बताएं कि क्या कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले आप लोगों के साथ? कहीं से उनको कोई सिग्नल तो नहीं मिल गया? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की बात भी करते हैं, लेकिन मैं अभी मतलब है कि मैं तो हैरान हूँ कि इसके अंदर बैठकर जिस किस्म की लबो लहजे के साथ ये बात करते हैं, ये अपना माजी भूल के और आइन और कानून के बड़े रखवाले बनते हैं। इनसे पूछें कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो किस कानून और आइन के मुताबिक हुए। जो 2018 का इलेक्शन RTS सिस्टम के जरिए इन्होंने जीता था, वो किस कानून और आइन के मुताबिक था? जो सूरी 5 साल इलेक्शन हारने के बावजूद MNA की सीट पर रहा, इनका साबका जो वो डिप्टी स्पीकर था, वो किस कानून और आइन के मुताबिक था? जो इसने असेंबली डिसॉल्व की थी, वो किस कानून और आइन के मुताबिक की थी? जब इन्होंने धरने दिए और TTV पर हमले किए और सुप्रीम कोर्ट के अगे कब्रें खोदी, वो किस कानून और आइन के मुताबिक थी? तो ये तो एक बड़ी तवील फरिस्त है ये तो। और खुद बानी PTI कहते रहे कि मेरे इजलास के अंदर जो MNA के मेंबर इनको भेजा जाता है, उन्होंने खुद कहा कि जब ये कहते थे कि असम्बलियां पहले अमेरिका ने साजिश की, फिर बाजवा ने कर दी। मैं अली गौहर बलोच साहब, इस पे हम बहुत लंबी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन हम जितना माजी में जाएंगे, जितने मुर्दे उखाड़ेंगे, उतना प्रॉब्लम होगा। मैं चाहूंगी जो अभी की सिचुएशन है उस पर बात करें ना। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, गुजारिश कर। मैं ये कह रहा हूँ कि
वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जो अभी की सूरत हाल है। मकसद ये है कि ये कानून और आइन की हमें वो ना सुनाए। हमें पता है ये आज भी एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं, ऊपर से धमकियां देते हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, क्योंकि एनआरओ चाहते हैं ना। अगर कानून और आइन की बात करनी हो तो फिर तो पोलिटिकल पार्टी के साथ भी हो सकती है। लेकिन खैर आते हैं, आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर दीजिए। पीपल्स पार्टी देखें वो हमारी इत्तेहादी जमात है, लेकिन हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद में मौजूद हैं जिन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, कैंडिडेट खड़े किए। कल भी जो दिल्ली इलेक्शन हुए हमने वो भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले कॉन्टेस्ट किए। तो कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर इल्जाम नहीं होगी। अलबत्ता इत्तेहादी होने की हैसियत से उनके कोई जायज तासरात हो, चूंकि अभी मीडिया के ऊपर उन्होंने खुल के इजहार तो नहीं किया कि मेरे नॉलेज में हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, उनके मुतालबात क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है शायद वो एक दूसरे के साथ यकीनन रास्ते में है और उनको पता है कि ये क्या मुतालबात है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई पहाड़ भी, लेकिन अगर उनका प्रोविजनल फंड से रिलेटेड भी, अगर कोई डेवलपमेंट से भी रिलेटेड मसला था, अली गौर बलूच साहब, मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर ये भी मसला है तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट बिफोर जो प्रेजेंटेशन है आपके बजट की, उससे पहले नाराज़गी का इजहार करना और ये कहना कि जी हम अलामती तौर पर असेंबली में बैठेंगे, फिर बिलावल भुट्टो साहब तो आए ही नहीं बावजूद मनाने के भी। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि कहीं कोई मामला और तो जगह सेट नहीं हो रही है। आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे अली गौर बलोच साहब से कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो ये थोड़ी सी तलखियाँ हैं, ये कहीं बहुत बड़ी तलखी में कन्वर्ट ना हो जाए। आज़ाद सिद्दीकी साहब मुझे बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी की नाराज़ी है या ये थोड़े से टेंट्रम्स वो जो दिखा रहे हैं नून लीग को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप लोगों के साथ चलने में थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले तो दिखा चुके हैं? अगर आपको याद हो, मैं उसको क्या याद कराऊं, आप लोगों ने फिर उससे मना कर दिया था। इमरान खान साहब ने कहा था हम बात नहीं करेंगे। अभी कोई गुंजाइश तो नहीं बनने लगी? अच्छा, मैं तो अपनी बात करूंगा और मेरी इस हवाले से मैंने पार्टी में बात भी की थी। मैं पहले दिन से इस बात का हामी हूँ अच्छा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, बड़ी जद्दोजहद है उसकी, बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हाई मॉरल्स ग्राउंड के ऊपर उससे बात करनी चाहिए और जमहूरियत इसी का नाम है। यानी पाकिस्तान अभी देखे ना, अभी रिसेंट 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने देख रहा हूँ। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ऑर्डिनेंस बनाया इन्होंने, आसिफ अली जरदारी ने साइन नहीं किया, ठीक है यूसुफ गलानी ने साइन कर दिया। नैब में तरमीम 14 दिन से 40 दिन की, आसिफ अली जरदारी ने साइन नहीं किया। तो इन्हें अपना हद के इज्जत इलेक्शन एक्ट को मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है और यहाँ और नोटिस हो गए हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने और वो गवर्नर ने साइन नहीं किया। अभी बजट के दरमियान और आवाज़ उठाते रहे हैं, वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। वो जिनकी वजह से बने, वो जिन्होंने इनको इकट्ठा जोड़ा है, आपको पता है वो फेविकॉल, मेरा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, एल्फी कह दें या फेविकॉल कह दें, उसने जोड़ा हुआ है इन सबको। कौन है एल्फी और फेविकॉल? वही एस्टैब्लिशमेंट है और क्या बात है, बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने जोड़ के रखा है इनको। सही है। और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस हद तक जलने वाली जमात नहीं है। नून लीग का तो माजी अब सबके सामने है, वो तो मुलाजमत की हद तक, गिरने की हद तक। और अगली बात आपको बता दूं, नवाज शरीफ अंदर से खुश नहीं है, इसलिए वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चूंकि इनके लिए अब ये अब सितंबर से लेकर नवंबर तक इनके लिए बहुत बुरे हालात हैं और वो आने वाले हालात में देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हार्ड टाइम देने वाली है और टफ टाइम देने वाली है। शाद आरिफ साहब, आप क्या इस पे तज्जिया करना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और देखिए, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, टाइमिंग शाद आरिफ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट थी राइट बिफोर बजट, और ये मसल दिखाना और ये सारा कुछ करना, और अभी तक वो मामला लटके हुए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। नंबर 1 तो ये है कि हमें इल्म है इस बात का, आपको भी इल्म होगा कि 2020 में कोशिश हुई थी पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को एक दूसरे साथ बिठाने के लिए, और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से अलग हुई थी उसकी वजह भी यही थी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के हल्के हैं या जो लोग ये कोशिश कर रहे थे, उनका इल्ज़ाम यह है कि जरदारी साहब ने बिट्रे किया
उन्होंने वो सारा प्लान जो था, जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी थी या कोई मुआहदा होना था, वो सारा प्लान शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को कन्वे किया और उनसे दोबारा इत्तेहाद कर लिया और रजीम चेंज का हिस्सा बन गए। तो ये एक मिसट्रस्ट है। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी तैयार होती और उनके बकौल बिट्रे ना करती तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक सेम पेज पे होते और मुस्लिम लीग नून जो है और पीडीएम जो है वो दूसरी साइड पे खड़े होते। अच्छा, इसमें बड़ा फ़ायदा भी था कि वो जो रजीम चेंज का नुकसान हुआ इस मुल्क में और जिसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, बेयकीनी, मुआशी और सियासत में इस्तेहकाम, इससे बचा जा सकता था। अब भी अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे होते हैं तो मसला ये होगा कि ट्रस्ट कौन करेगा, पीटीआई कैसे ट्रस्ट करेगी और क्या कौन गारंटी इस बात की देगा कि ये सारा कुछ करके कोई मुआहदे के करीब पहुंच के ज़रदारी साहब दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएं या शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएं, अपने साहबजादे को कोई बड़ा ओहदा दिलवा दे और वहाँ बैठे रहें। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है 2024 के इलेक्शन का मैंडेट। क्या पीपल्स पार्टी ये कहने के बावजूद कि धांधली हुई है, ये मानती है कि ये मैंडेट उस जमात को वापस मिलना चाहिए जिसका हक बनता है? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो। बेहतरीन तरीका ये है कि अब सियासी जमातें मिल बैठें, उसमें बाकी जो स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के उनको भी बिठाएं, दो चीज़ें तय करें। नंबर 1 तो ये होगा कि हर इदारा अपनी हुदूद में आइन के मुताबिक काम करेगा और नए इलेक्शन होंगे और वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी और उसके नतायज जो भी आए, जिसके हक में आए ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन में, उसके नतायज को तमाम जमातें कबूल करेंगी और अगली हुकूमत और अगली पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये दो चीज़ें अगर तय हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज़ होगा और मुल्क इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये कौन तय करेगा, कौन तय करवाएगा और कौन मानेगा, इसकी पाबंदी कौन करेगा? यहाँ तो ये तो शाहदारी से जिन्होंने मानना है, जिन्होंने तय करना है वो मिसाल की जमहूरियत टूट जाता है, पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर साहबा जो मुशर्रफ के साथ हाथ मिला लेती हैं। तो यहाँ तो किसी मुआहदे की कोई कभी एहतराम किया ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन यही बात है ना, जिन्होंने मानना है, जिन्होंने ये तय कराना है, पहले तो वो खुद से ये हौसला निकालेंगे कि वो ये काम करें और फिर इनको इजाज़त दें कि भैया आप अपने मामलात खुद हल करें और फिर जाकर हम कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, एट वन साइड आप लोगों के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आप लोगों के साथ जो कर रहे हैं थ्रू आउट, हर एक इंटरवल के बाद वो एक आपको ट्रेलर दिखाते हैं और फिर आप लोग थोड़े से दुबक जाते हैं या आप लोग उनके कमरों में चले जाते हैं, चेम्बर्स में जाकर उनको मनाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मौलाना फजल रहमान साहब जो कि अजहर सिद्दीक साहब की जो पार्टी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके साथ बातचीत करती है लेकिन फिर मुलाकातें आपके साथ शुरू कर देते हैं। अभी आप लोगों के मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के जो कोशिशें और काविशें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? टर्म्स कहाँ तक फाइनल हुए भी कि नहीं हुए? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, ये हमारी एक तो आपके प्रोग्राम की मुताबिक से मैं इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि हमारे जितने भी तजिया निगार हैं, तजिया निगारी के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं टिल्ट उनका एक तरफ होता है और वो उसी पैराए में बात करते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई आदमी दिल पे ना लगाए तो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तो वो उस तरह की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि असम्बलियाँ कोई डिजॉल्व नहीं होने जा रही और जो अभी नाम नहाद अभी थोड़ी देर पहले इसी आपके प्रोग्राम में प्लान पेश किया जा रहा था वो इंशाल्लाह कोई उसको कोई हतमी शक्ल नहीं होने वाले और कोई ऐसा गैर जमहूरी पैटर्न असम्बलियाँ डिजॉल्व करने वाला नहीं होगा। और अगर डिजॉल्व भी होनी होती तो वो फिर हम 2018 की असम्बली डिजॉल्व करवा देते जो RTS सिस्टम की पैदावार थे, उनको भी एक गैर जमहूरी हुकूमत को हमने एक जमहूरी तरीके के साथ अदम एतमाद के जरिए हमने उतारा। रहेगी बात ये कि हम पीपल्स पार्टी के जाते हैं, जनाब मुलाकातें करते हैं, मनाते हैं, दायरे पार्टी में। देखें, इस इत्तेहाद की वजह से ज़रदारी साहब सदर बने, इस इत्तेहाद की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने,
इस इत्तेहाद की वजह से गवर्नरशिप मिली है, इस इत्तेहाद की वजह से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा राख का ढेर है जो एक सेकंड में बैठ जाएगा। ये जाहिर है अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई चीज मामला तय किए हैं तो वो किसी सॉलिड ग्राउंड पर किए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इनके मुतालबात है तो ये एक जमहूरी तरीका और फितरी बात है। जाहिर है बजट आया है तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, उनमें शहबाज साहब के साथ रब्ता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जरदारी साहब का भी वो चीजें वहाँ पर डिस्कस हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल हमारे साथी रहे, आज भी हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो अभी भी PDM के जलसों में उनके खिलाफ डीजल के नारे लगवा रहे थे, तो उन्होंने पहला जलसा किया बताइए जो भी इनका अलायंस बना है पेशावर में जो किया या के साथ में, ठीक है। तो बात करने के लिए है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी, हाँ अलबत्ता जाहिर है कि वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है और वो इनकी तहरीक में उन्होंने अपनी तहरीक जंग नहीं की, वो अपने तौर पर इख्तियार करते हैं। हमारे उनसे मरासिम है, वो हम जरूरी नहीं कि हर दफ़ा उनको मनाने ही जाते हैं। जाहिर है उनके साथ सियासी माहौल के ऊपर बातचीत होती है, उनके साथ मुशावरत का अमल जारी रहता है और हम तो हमेशा अभी पॉजिटिव सिग्नल मिला है उनकी तरफ से कोई? मेरा ख्याल है कि मिल जाएगा की मुलाकात हुई है। यानी आप लोगों को कहीं उम्मीद है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं तीनों मेरे लिए मौजूद हैं और कोई भी गेस्ट आता है वो मौजूद ही होता है। लेकिन सहाफ़ी जो होता है ना वो किसी टिल्ट का नहीं होता है। सहाफ़ी वो बात करता है जो उसको समझ आ रही होती है, जो वो एनालाइज करता है। हो सकता है कि आप उसकी बात से अग्री ना करते हो सकता है कि वो बात आपको बुरी लग जाए क्योंकि वो आपके फ्लेवर की नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही या आपकी फेवर में नहीं जा रही, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम ये जनरलाइज कर लें कि जनाब जो एनालिस्ट होते हैं ना ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हर बंदा हक की बात जो होती है वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश करता है कि सर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पर सामने वाला गलती कर रहा है, ये आप ठीक कर लें। तो इसमें अगर कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट टैगिंग समबडी विद सम पॉलिटिकल स्पेसिफिक पार्टी। खैर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी, वक्त की किल्लत है तो वन लाइनर मुझे अपने तमाम गेस्ट से चाहिए। अज़र सिद्दीक साहब, आई एम स्टार्टिंग दिस विद यू। मुझे बताएं कि क्या हल है इसका? क्या आपको आने वाले 2-3 महीनों में मामलात हल होते नजर आते हैं? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जो आपने बात की, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और हमने आदत यही है कि हमने टेप भरी होती है, वही चल रहे होते हैं, एक ही तरह का बयानिया लेके सच का जवाब और झूठ जो हो रहा है उसका जवाब देना चाहिए, टैग नहीं करना। और दूसरी बात जहाँ तक बात मैं बता दूँ आपके सामने, इमरान खान अगर मुल्क से बाहर निकल जाता ना तो ये हुकूमत कर सकते थे, पूरी कोशिश की, वो नहीं निकला और ना निकलना उन्होंने। और केसेस सारे तकरीबन बरी हो गए हैं, हम कितना खींच के ले जाएंगे इद्दत लेके। मैं तो इसको आपको बता रहा हूँ सितंबर से पहले इमरान खान साहब बाहर आएंगे, बुशरा बीबी आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाहर देख लेंगे। 2-3 महीनों में ये चेंज आएगा कि बुशरा बीबी और खान साहब बाहर होंगे? देखिए मैं 2 चीजें आपके सामने रख देता हूँ, मैं 2 चीजें रख देता हूँ। सबसे पहली तो बात है कि पीपल्स पार्टी को इनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। जब इनके साथ रहना मुश्किल होगा फिर ऑप्शन क्या होंगी वो आप समझ सकते हैं। नवंबर तक या तो इन हाउस तब्दीली आएगी और हमारी वजह से आएगी, फॉर्म 47 ये सारे मामला आ जाएगा, या फिर ये असेंबली वक्त से पहले तहलील करेंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। चलें ठीक है, आप तब्दीली देख रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब आप बताइएगा, आप भी तब्दीली देख रहे हैं नवंबर तक? देखिए मैं तो तब्दीली इस तरह से नहीं देख रहा, जो हालात नज़र आ रहे हैं मुआशी और सियासी, तब्दीली के बगैर इस मुल्क को आगे ले जाया नहीं जा सकता। तब्दीली आएगी और तब्दीली एक ही सूरत में होगी कि इस मुल्क में अवामी मैंडेट के साथ एक मजबूत हुकूमत वजूद में आए, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और वही इस मुल्क को मौजूदा दलदल से, मौजूदा बहरान से निकाल सकती है। अगर ये नहीं करेंगे तो जो 16 माह में हुआ या जो 2 साल में हुआ है, इसको आप कितना देर बढ़ाएंगे आगे, इस बहरान को मजीद कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आपके पास अब स्पेस नहीं रही, ना सियासी मैदान में कोई स्पेस है ना मुआशी मैदान में।
आप ये बजट जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर हम अगस्त में बात कर रहे होंगे तो हमें नज़र आ रहा होगा, और मुस्लिम लीग नून का कोई दोस्त हमारे साथ होगा तो वो खुद बता रहा होगा कि उसको अपने हलके में जाने में कितनी मुश्किल पेश आ रही है। ये 8 फरवरी को तो उन्होंने देख लिया है जो कोई नताइज सामने आए हैं। आगे मजीद हालात खराब होंगे, तो यही है कि इसको मजीद आगे ना बढ़ाया जाए, जितनी जल्दी हो सकता है इसका हल निकाला जाए। ठीक है अली गौर बलोच साहब, इन हाउस तब्दीली होगी, क्या होगा, क्योंकि वाकई 2-3 माह तो बड़े क्रिटिकल हैं, क्रूशल हैं। जी दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, इनके ख्यालात अच्छे हैं दोनों के, लेकिन ये इनका अब कोई नई साजिश कामयाब नहीं होगी। और जो कुछ 6 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई और जिस तरह से इस मुल्क को लूटा गया है अलकातिब का, वो अब सब कुछ सामने आ गया है। पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करने वाला है। जाहिर है सऊदीया से, चाइना से सारे मैच्योर हो जाएंगे। 2-3 महीने के बाद उनके पास तालियां बजाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा जब वो सारी चीजें मैच्योर हो जाएंगी। और अभी भी महंगाई की शरह कुछ कम हुई है, कल पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो अब इनको इन बेचारों का एक मिनट बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। ये तो कहते थे पाकिस्तान चलना नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ना, पाकिस्तान फिर आगे बढ़ रहा है, फिर मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। तो मैं इनकी तकलीफ का अंदाजा कर सकता हूँ। लिहाजा इन बेचारों को बहुत जल्दी है पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो जाए या कोई तब्दीलियां डिसॉल्व हो जाए। तजिया कार साहब और मेरे दूसरे भाई दोनों के ये बात पर जिंदा होता है मुझे नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है, आप ट्राई कर लें, अगर आपके साथ वो आना चाहती है तो वो तो उसके पास इख्तियार है, हम तो नहीं उसे रोक सकते। वो इनका पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कल तक आप किसको कितने % कहते रहे, क्या गालियां देते रहे, आप देखा नहीं। पहले बाजा साहब के बूट पॉलिश किए बाहर कहते थे कि जनाब वो क्या क्या नाम देते थे मीर जाफर और सादिक, और पता लगता था प्रेसिडेंसी में बैठ के बूट पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपके मुताबिक ये ख्वाहिश, हाँ, आपके मुताबिक अली गौर बलोच साहब ये ख्वाहिश है वक्त की, जी कोशिश कर ले, कोशिश मैं इरशाद आरिफ साहब प्लीज वन लाइनर, कुछ आने वाला जी इनके कुछ आने वाला नहीं है। ये इनकी तजियाकारियां, ये जो इधर PTI के नुमाइंदे बन के बैठे वो 2 ठीक है अली गौर बलोच साहब, भाई कल तक आपने अल्लाह ही हाफ़िज़ है अली गौर बलोच का, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इन्होंने क्या करना है। आज अब कौन सी बात करते हैं, किस दिन? ठीक है चले, मैं चाहूंगी इरशाद आरिफ साहब वांट्स टू से समथिंग। इरशाद आरिफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जी सर, कि पिछले साल वाकया तो इस तरह टाइम है तो मैं भी सुना देता हूँ एक, हमें तो ये कहते हैं बात। चले अली गौर बलोच साहब, आई विल कम टू यू ना, सिर्फ एक मिनट देते हैं जी शायद। नहीं देखिए बात फिर मुकम्मल होने दे मेरी। मैं ये भाई कर रहा हूँ कि क्या ये हकीकत नहीं है कि 2018 के इलेक्शन इन लोगों ने चोरी किया, ये किस जमहूरियत और आइन की बात करते हैं? क्या ये कहते हैं भाई और जाके कोर्टों में चैलेंज करते हैं, बातें करा लो, झूठ बोलने के अलावा काम है तुम्हें? कोई चैलेंज किसने किए? किसी कोर्ट ने कहा आज तक? अगर बातें भौंकियां मारते रहते हो बैठे यहाँ। अच्छा चले, मैं चाहूंगी प्लीज कूल डाउन। आरिफ साहब बहुत माजरत, क्योंकि आप एक वाकया सुनाना चाहते थे और फिर वो हमारा टाइम जो है वो कहीं और निकल गया। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब थैंक यू सो मच, अज़ीज़ सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद बेहतरीन गुजरेगी, भरपूर तरीके से मनाइएगा, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।